हेलो बच्चों पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया है कि भाई इस चैनल पर आपको हर रोज मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट क्या होगा, बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम फिजिक्स का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। आज हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में मान लो बेसिक चीजें सारी स्टडी कर लेंगे। ठीक है, जो आपका बेस है, मतलब अगर आप ये चीजें अच्छी तरह से सीख लेंगे तो फिर आपको मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्या लगेगा, बहुत क्या लगेगा, आसान लगेगा। आज मान लो सारी कंप्लीट छोटी छोटी जो डेफिनेशंस होती है मान लो स्ट्रेट लाइन में, वो हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलो हेडिंग डालो जल्दी जल्दी कि भाई कौन सा चैप्टर है, मोशन इन ए क्या है, स्ट्रेट लाइन। एक्चुअल में मान लो हमारा टॉपिक क्या है, काइनेमेटिक्स। ठीक है, मान लो काइनेमेटिक्स हमारा टॉपिक है। काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मान लो जो आपका मान लो एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है मोशन इन ए क्या होगा, आपका स्ट्रेट क्या होगा, लाइन होगा। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसे पढ़ने के लिए पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन हम समझते हैं कि भाई कौन कौन सी डेफिनेशन है, फिर उसके बाद इसकी क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई इसमें कौन कौन सी डेफिनेशन क्या होंगे, यूज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो जो डेफिनेशन है सबसे बेसिक मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैंने आपको मतलब जब फिजिक्स पढ़ानी स्टार्ट की थी, मान लो फर्स्ट वीडियो में बताया था कि भाई एक्चुअल में जो फिजिक्स होती है उसे क्या किया जाता है, फिजिक्स तो एक बहुत बड़ी फील्ड है ना, फिजिक्स एक बहुत बड़ा रीजन है जिसे क्या है, इकट्ठा तो पढ़ा नहीं जा सकता, इसीलिए मान लो फिजिक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। तो एक मान लो वो फिजिक्स के छोटे छोटे टुकड़ों में से एक टुकड़ा कौन सा है, मैकेनिक्स है। क्या बोले सर, एक बार फिर से रिपीट करना। जो मान लो टोटल फिजिक्स है उसको हम इकट्ठा नहीं पढ़ते, उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे में पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। उसका ही एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम क्या है, मैकेनिक्स। एक्चुअल में जो ये पढ़ने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वो किसके अंदर आता है, मैकेनिक्स के आता है, अंदर आता है। ठीक है, तो फिर बात करते हैं मैकेनिक्स क्या होता है। जल्दी जल्दी लिखो, डेफिनेशन लिखते जाओ, आज डेफिनेशन ही लिखनी है सारी। ठीक है, तो लिखो। ठीक है, मान लो मैकेनिक्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, मतलब फिजिक्स का सब पार्ट है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मान लो ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी है ना, जैसे हम है या बस है या कार है या साइकिल है या मान लो कोई रेलगाड़ी है, ये सब कुछ इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिजिक्स की भाषा में इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो भी सिंपल सी बात है, मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो मैकेनिक्स क्या है, मान लो फिजिक्स जो है, फिजिक्स का एक छोटा पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। तो ये फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि भाई एक्चुअल में मान लो ऑब्जेक्ट कैसे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मूव कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, ये सब चीजें किसके अंदर पढ़ते हैं, हम मैकेनिक्स के अंदर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सर मैकेनिक्स तो मेरे को क्लियर हो गया। तो मैकेनिक्स भी एक्चुअल में छोटी ब्रांच नहीं है, मैकेनिक्स भी एक बड़ी बहुत बड़ी क्या है, ब्रांच है। इसीलिए मैकेनिक्स को भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया तीन पार्ट्स में, जिसमें क्या क्या आया, पहली स्टैटिक्स आई, उसके बाद काइनेमेटिक आई, उसके बाद क्या आया, डायनामिक्स आया। ठीक है, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स तो मेरे को क्लियर हो गया। तो सर मैकेनिक्स तो फिजिक्स की ब्रांच थी, अब मैकेनिक्स को फर्दर क्या कर दिया गया, तीन पार्ट्स में क्या कर दिया गया, डिवाइड, क्योंकि मैकेनिक्स भी एक बहुत बड़ी फील्ड है। मतलब जब हम मोशन स्टडी करेंगे, मोशन में भी मान लो क्या है, अलग अलग टाइप का क्या होगा, मोशन होगा। एक एक्सेलरेटेड मोशन होगा या एक एक्सेलरेटेड मोशन का कारण होगा, ये कारण क्या होता है। तो चलो उसकी बात करते हैं वन बाय वन। तो मैकेनिक्स को तीन हिस्सों में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से तीन हिस्से हैं, सबसे पहले क्या है, स्टैटिक्स है, मान लो दूसरा क्या है आपका, काइनेमेटिक्स है, तो तीसरा क्या है आपका, मान लो डायनामिक है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, मैकेनिक्स के सब पार्ट हैं। एक्चुअल में मैकेनिक्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया, इन तीन हिस्सों में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो चलो हमें पता चल गया सर कि भाई मैकेनिक्स जो होता है वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है, जो मान लो ऑब्जेक्ट के
मोशन के बारे में हमें पढ़ाती है कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, कैसे नहीं मूव कर रहा, वो सब कुछ हम किस में पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो मैकेनिक्स के फर्दर 3 हिस्से किए गए, तो इसका मतलब ये 3 हिस्सों का भी कुछ ना कुछ मतलब होगा। तो चलो बात करते हैं कि भाई स्टैटिक्स, सबसे पहले स्टैटिक्स का क्या मतलब है। तो सर ये वर्ड तो शायद आपको पता होगा, मतलब फिजिक्स में जब भी कभी कोई वर्ड आए उसका हमेशा कुछ ना कुछ क्या होता है, मीनिंग। तो जब भी कभी स्टैटिक्स वर्ड आपको दिखाई दे, इसका मतलब क्या होता है, रेस्ट होता है। जब भी कभी आपको कहीं स्टैटिक वर्ड दिखाई दे, इसका मतलब क्या होता है, रेस्ट होता है। तो भी सिंपल सी बात है सर, मेरे को समझ आ गया कि भाई स्टैटिक्स की होगी, मान लो एक ब्रांच होगी जो किसको स्टडी करेगी, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पे होगा। क्या बोलो सर, एक बार फिर से रिपीट कर देना। स्टैटिक क्या होगी, ब्रांच ऑफ किसकी होगी, मैकेनिक्स होगी ना, क्योंकि मैकेनिक्स का सब पार्ट है। तो इसीलिए स्टैटिक्स क्या होगी, मतलब ब्रांच ऑफ क्या होगी, मैकेनिक्स, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा उसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो लिख लो जल्दी जल्दी, इट इज क्या होगा आपका, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये मैकेनिक्स की ब्रांच है विच डील्स विद ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, ये मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो किसके साथ डील करेगी, मान लो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो गया। ठीक है, तो जो रेस्ट में है उसकी प्रॉपर्टी को क्या करेगी, स्टडी करेगी कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में क्यों है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अब आपका दिमाग में आ रहा होगा कि भाई रेस्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो सिंपल मान लो क्या अपनी जगह पर है ना, मतलब चल नहीं रहा, उसके बारे में क्या करेगी, स्टडी करेगी। तो सर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर वो चल नहीं रहा तो उसके बारे में क्या स्टडी करेंगे। तो एक्चुअल में रेस्ट जो होता है वो ये नहीं होता कि भाई अगर ये रुका हुआ है ना, अगर ये रुका हुआ है तो उसे तो रेस्ट कहते ही कहते हैं, रुका होना, हुआ होना, उसे तो हम रेस्ट कहते ही कहते हैं। तो एक्चुअल में इसे तो रेस्ट कहते ही कहते हैं। तो रेस्ट पोजीशन ये भी होती है कि जैसे मान लो इधर मान लो आपको 5 न्यूटन फोर्स लगती है, इधर भी आपको 5 न्यूटन फोर्स लगती है, तो ये ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, आपका रेस्ट पे होगा। तो इसका मतलब सर जो रेस्ट होता है वो केवल ये नहीं होता कि भाई ऑब्जेक्ट रुका होगा तब भी वो रेस्ट पे होगा, तो उस पे अगर नंबर ऑफ फोर्सेस लगती हो, मतलब इसमें मैंने 2 ही आपको मतलब शो की है, अगर इधर फोर्स लगती हो, इधर फोर्स लगती हो, तो मेरे को पता है कि जब इधर और इधर मान लो 2 जगह पर सेम फोर्स लगती हो तो फिर नेट फोर्स क्या होगी, इस पर 0 होगी। अगर नेट फोर्स 0 होगी तो ऑब्जेक्ट फिर से क्या होगा, रेस्ट होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ता है, फोर्स लगानी पड़ती है। अगर मान लो उस पर नेट फोर्स 0 है, मतलब फोर्स की वैल्यू 0 है, तो सिंपल सी बात है ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, वो भी तो यही बात हुई, रेस्ट ही हुआ, तो ये भी किसकी कंडीशन है, रेस्ट की कंडीशन है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्लियर हो रहा होगा कि भाई इस मतलब जो ब्रांच है मैकेनिक्स की, इसमें ये सब कुछ हम पढ़ते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट क्यों रुका हुआ है, उसका कारण क्या है, या तो वो चल नहीं रहा तब तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। दूसरा, अगर उस पर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अगर उसकी वजह से भी वो रेस्ट पे है तो उसका कारण क्या है, ये सब कुछ किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, हम स्टैटिक्स में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो स्टैटिक्स तो हमारे सिलेबस में नहीं है वैसे तो चलो बाकी उसके बाद अगली ब्रांच की बात करते हैं जिसका नाम क्या है, काइनेमेटिक्स। तो स्टैटिक आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिक किसका पार्ट है, मैकेनिक्स का, जिसमें हम क्या करेंगे कि भाई जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होंगे, और रेस्ट क्यों होता है, एक तो वो चलता नहीं है तब रेस्ट होता है, एक उस पर नेट फोर्स क्या हो 0 तब भी वो रेस्ट पे होता है। ये सभी चीजें जिस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई स्टैटिक्स का मतलब क्या है, कि भाई किसके बारे में स्टैटिक्स में पढ़ते हैं, ये बात तो क्लियर है। उसके बाद अगली ब्रांच है आपकी काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो उसके बाद काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स भी सर मेरे को पता है कि भाई मैकेनिक्स का ही सब पार्ट है, तो फिर इसको भी लिख लेते हैं कि भाई काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। तो लिखो जल्दी जल्दी, इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with motion of object without taking the cause of motion। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, मैकेनिक्स की डेफिनेशन होती है। तो चलो सर पढ़ते हैं कि भाई क्या लिखा है, काइनेमेटिक की डेफिनेशन होती है। काइनेमेटिक सर मेरे को पता है मैकेनिक्स का सब पार्ट है, तो भी सिंपल सी बात है कि ये मैकेनिक्स की ब्रांच होगी काइनेमेटिक। तो देखो इट इज द ब्रांच ऑफ क्या, मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स की ब्रांच है विच डील्स विद, मतलब जो किसके साथ डील करती है, मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, कि भाई ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है उसके साथ डील करेगी, उसकी स्टडी हमें कराएगी, और विदाउट टेकिंग द कॉज ऑफ क्या होगा,
मोशन होगा। तो सर क्या बोल रहा है, एक बार फिर से रिपीट करना। काइनेमेटिक्स क्या होती है, एक्चुअल में मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम पढ़ेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मतलब मोशन की कौन कौन सी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसमें क्या होता है, आपको पता ही होगा कि जब ऑब्जेक्ट मूव करता है उसमें कोई ना कोई डिस्टेंस होता है, या कोई ना कोई वो डिस्प्लेसमेंट करता है, या कोई ना कोई उसकी स्पीड होती है। तो वे सब कुछ किसमें पढ़ेंगे, हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। बट एक्चुअल में उसके बाद लिखा है विदाउट टेकिंग द कॉज ऑफ क्या होगा, मोशन। तो कॉज का मतलब क्या होता है, कारण। तो सर मेरे को इसमें क्या पढ़ना है, काइनेमेटिक्स में ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है, उसका डिस्टेंस कितना है, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, इसके बारे में तो पढ़ेंगे। बट उसकी स्पीड का कारण क्या है, उसके डिस्टेंस का कारण क्या है, उसके मान लो डिस्प्लेसमेंट का कारण क्या है, वो इसमें हम स्टडी नहीं करेंगे। उसे हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको बात क्लियर हुई होगी कि भाई काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके मोशन के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि जब ऑब्जेक्ट मूव करता है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है। बट उस प्रॉपर्टी मतलब वो डिस्टेंस मूव कर रहा है, उसके डिस्टेंस का कारण क्या है, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड है, उसकी स्पीड का कारण क्या है, वो काइनेमेटिक में स्टडी नहीं करेंगे। काइनेमेटिक में सिर्फ मान लो मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, उसके कारण के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। उसे हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये काइनेमेटिक की डेफिनेशन है कि भाई काइनेमेटिक क्या होती है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी साथ में उतारते जाना, ये काइनेमेटिक क्या है की डेफिनेशन हो गई। तो सर स्टैटिक भी मेरे को पता चल गया, जिसमें हम रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। काइनेमेटिक्स के बारे में मेरे को पता चल गया कि जिसमें ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होगा उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी उसके बारे में स्टडी करेंगे। बट उस प्रॉपर्टी का कारण क्या है उसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे कि वो मतलब मोशन के प्रॉपर्टी किसकी वजह से आ रही है, उसका बात नहीं करेंगे। उसके बाद सर लास्ट रह गया डायनामिक्स। तो डायनामिक्स की ब्रांच भी मतलब यहां से ही डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे डायनामिक्स लिख लो, मैं 2-3 वर्ड क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो डायनामिक्स क्या होता है, इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद। ठीक है, यहाँ पे विदाउट की जगह पे सिर्फ क्या आएगा, विद टेकिंग द कॉज ऑफ क्या होगा, मोशन होगा। तो बात आपको क्लियर होगी कि भाई सर काइनेमेटिक्स में हम मोशन के बारे में तो पढ़ेंगे कि स्पीड, डिस्टेंस, मान लो डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में तो पढ़ेंगे। बट इसका कारण क्या है उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो डायनामिक्स में क्या होगा, डायनामिक्स में उसका कारण भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उसका कारण क्या होता है, फोर्स होती है। सर मेरे को पता है कि किसी को भी मूव करवाना हो तो मुझे पता है उस पर क्या लगानी पड़ती है, फोर्स लगानी पड़ती है। तो जब हम फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट मूव करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो इसका मतलब मोशन का कारण क्या है, एक्चुअल में फोर्स है। तो इसका मतलब डायनामिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे, फोर्स के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि डायनामिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ क्या है, मैकेनिक्स, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। बट मोशन क्यों हो रहा है उसका कारण क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो मेरे को पता है सर मोशन का कारण क्या होता है, फोर्स होता है। तो सिंपल सी बात है कि भाई डायनामिक्स ब्रांच में फोर्स बारे हम स्टडी करेंगे कि भाई कौन कौन सी फोर्स लगती है, कैसे फोर्स एक्ट करती है। तो उसके बारे में हम किस में क्लियर करेंगे, डायनामिक्स में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ होगा कि मैकेनिक्स में कौन कौन से पार्ट हम पढ़ते हैं। वैसे तो मान लो काइनेमेटिक्स, हम जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है वो किसके अंदर पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स के अंदर में पढ़ेंगे। तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे उसमें हम मान लो सिंपल मान लो मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि मोशन कैसे हो रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, उसका डिस्टेंस कितना है, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। बट उनका कारण क्या है उसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। तो फिर आपका दूसरा और तीसरा चैप्टर क्या है, काइनेमेटिक्स, जिसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन आपको क्या पढ़ेंगे, प्लेन पढ़ेंगे। तो इसमें आप सिर्फ पढ़ोगे उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसका कारण क्या है उसके बारे में स्टडी नहीं करोगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो ही गई होंगी। ये आपकी सिंपल डेफिनेशन थी कि भाई क्या होता है, मान लो काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स, स्टैटिक, ये सब कुछ क्या है, क्या होता है। ठीक है, तो चलो सर मेरे को ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई अब मेरे को क्लियर हुआ कि भाई मैकेनिक्स में हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं और काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है कि काइनेमेटिक कैसे कैसे क्या किया जाता है, मतलब किसकी क्या करती है, स्टडी करती है। ठीक है, तो चलो ये बात तो सर क्लियर हो गई। उसके बाद 2-3 टर्में आएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसकी बात करते हैं। तो पहले रेस्ट की डेफिनेशन लिखो कि भाई रेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो मतलब किसे हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं, उसकी मैं क्या करने जा रहा हूं, बात करने जा रहा हूं कि भाई रेस्ट पोजीशन कैसे किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिखो जल्दी, एन ऑब्जेक्ट इज said to be at rest if it does not change its position with
रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ पासेस ऑफ टाइम। ठीक है, तो जब भी मैं विद रिस्पेक्ट टू लिखूंगा हमेशा मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है डेफिनेशन है कि सर रेस्ट क्या होता है। ध्यान से पढ़ो, मान लो देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को कब हम कहेंगे वो रेस्ट में है, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद पासेज ऑफ क्या होगा, टाइम होगा। मतलब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन अपनी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू चेंज नहीं करता तो उसे हम क्या कहेंगे, रेस्ट क्या कहेंगे, मान लो पोजीशन कहेंगे। तो सर क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, मान लो एक पेपर है ना, मान लो मोबाइल का क्या है कवर है, तो अगर ये मोबाइल का कवर है तो सिंपल सी बात है कि भाई ये मान लो मैं क्या कहूंगा, मान लो मैंने इसको ऑब्जर्व करना क्या किया, स्टार्ट किया। चलो मैं इधर आ जाता हूं, मैंने इसको ऑब्जर्व करना क्या किया, स्टार्ट किया। तो ध्यान से देखो, जब मैंने इसे मतलब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो देखा कि भाई मैं इसके इधर खड़ा हूं ना, मैं इसके क्या खड़ा हूं, इधर खड़ा हूं, तो इधर भी इसकी क्या है सराउंडिंग, इधर इसके पास भी कुछ ना कुछ पड़ा है, तो इसका मतलब ये इसकी सभी क्या है सराउंडिंग है। तो फिर सिंपल सी बात है, चलो इसकी बात नहीं करते, मैं इसके इधर खड़ा हूं तो मैं इसकी सराउंडिंग में खड़ा हूं, है ना, इसके पास खड़ा हूं, सराउंडिंग में खड़ा हूं। तो मैं अगर इसको 5 सेकंड बाद देखो, मैं मान लो इधर यहां रख देता हूं, तो मैं मान लो टाइम बीता, 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, 4 सेकंड हुआ, 5 सेकंड हुआ, 5 सेकंड बाद इसको ऑब्जर्व करूंगा तो मैं तो यहां पर ही खड़ा हूं, तो फिर ये ऑब्जेक्ट भी यहां पर ही पड़ा है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मेरे विद रिस्पेक्ट टू ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है कि भाई ये आगे गया। अब पोजीशन चेंज करने का मतलब क्या है कि ये मैं जहां ही रहा हूं तो ये आगे चला जाता, तो इसका मतलब मेरे विद रिस्पेक्ट टू इसकी पोजीशन क्या कर गई, चेंज कर गई। तो आपने देखा कि भाई इसकी पोजीशन तो चेंज नहीं की, जैसे मैं खड़ा हूं ये भी यहां पर पड़ा है, तो यहां पर ही क्या है पड़ा है। अगर मैं इसको 10 सेकंड बाद देखूंगा यहां पर ही रहेगा, अगर मैं 15 सेकंड बाद देखूंगा, अगर मैं ऐसे ही खड़ा रहूं 15 सेकंड बाद देखूंगा तब भी ये यहां पर खड़ा रहेगा, अगर मैं 20 सेकंड बाद देखूं तब भी ये यहां पर ही क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो इसका मतलब टाइम बीत रहा है, टाइम बीतने के साथ इसकी पोजीशन अपने सराउंडिंग है ना, अपने आसपास के विद रिस्पेक्ट टू ये चेंज नहीं कर रहा, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, रेस्ट क्या कहते हैं, पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो चलो आपको बात क्लियर हुई होगी कि भाई रेस्ट किसे कहते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब हम रेस्ट में कहेंगे जब वो अपनी पोजीशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कभी भी चेंज नहीं करेगा, जैसे जैसे टाइम क्या करता जाएगा, बीतता जाएगा। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई रेस्ट का मतलब क्या है कि जब भी मान लो कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो बुक जो है वो टेबल पर पड़ी है, अगर हम 10 मिनट बाद देखेंगे तब भी वो टेबल पर होगी, अगर 15 मिनट बाद देखेंगे तब भी वो टेबल पर होगी। तो टेबल के पास अगर कुर्सी पड़ी है तो भी सिंपल सी बात है कि भाई वो वाली बुक कुर्सी के विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही, क्योंकि कुर्सी भी आपकी मान लो वहां पर ही पड़ी है, वो बुक भी आपकी टेबल पर ही पड़ी है, तो टेबल वाली बुक जो है वो कुर्सी के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, वहां पर ही है। अगर 10 मिनट बाद देखोगे तब भी वहां पर, अगर 15 मिनट बाद देखोगे तब भी वहां पर, इसे ही हम क्या कहते हैं, रेस्ट क्या कहते हैं, आपकी डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि भाई रेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद एक और डेफिनेशन है आसान सी, उसका मतलब क्या होता है, मोशन। मोशन वो फिर क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब मोशन की क्या करेंगे, बात करेंगे, तो बस सिंपल यहाँ पर चेंज करना है, मतलब सेट टू बी इन मोशन है ना, इफ इट चेंज है ना, इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, सराउंडिंग होगा, विद पासेज ऑफ क्या होगा, टाइम होगा। तो सर मेरे को अब क्लियर हुआ कि रेस्ट का मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, उसे हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। जैसे मान लो जैसे मान लो कि ये वाली मान लो कुर्सी है ना, ये कुर्सी है ना, ये कुर्सी है, तो देखो ये कुर्सी इधर पड़ी है, तो सिंपल सी बात है कि भाई कुर्सी इधर पड़ी होगी। अब मैं यहाँ पे दौड़ना शुरू करूँ ना, या मान लो कि भाई ये मान लो मैंने पेन इधर रखा, मैं इधर दौड़ना शुरू कर दूं, अगर मैं दौड़ू पेन इधर ही रहे, तो भी सिंपल सी बात है, देखो पेन के विद रिस्पेक्ट टू मेरी पोजीशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। जब टाइम बीत रहा है मेरी पोजीशन पेन के विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रही है, चेंज कर रही है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई मोशन किसे कहा जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन जो है वो किसके, मान लो अपनी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू क्या करेगा, चेंज करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर इस पेन को यहां पे रख दे ना, इस पेन को यहां पर रख दे और इसके विद रिस्पेक्ट टू मैं भागना शुरू करूं, पेन इधर ही रहे, मैं भाग रहा हूं, पेन वहां पर ही है, तो देखो पेन मेरी सराउंडिंग है, मेरी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू मेरी पोजीशन क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, चेंज कर रही है।
इसे ही हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, और जब टाइम क्या करता जाए, मान लो बीतता जाए, वो जब मान लो आप 2 सेकंड बाद देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं और हो, मान लो जो उसकी सराउंडिंग पहले थी उसके विद रिस्पेक्ट टू कहीं और हो, मान लो ऐसे ये पेन है तो ये ऐसे गया, मान लो 2 सेकंड बाद यहां पर पहुंच गया, तो देखो 2 सेकंड बाद इसकी पोजीशन चेंज हो गई, अगले 2 सेकंड बाद देखेंगे तो ये यहां पर पहुंच गया, इसके विद रिस्पेक्ट टू इसकी पोजीशन और चेंज कर गई। इसे ही हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। कि भाई मोशन का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन का क्या करना, चेंज करना विद रिस्पेक्ट टू इट्स क्या होगा, सराउंडिंग होगा। ठीक है, अपने सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मोशन ऑफ क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सर बात क्लियर हो गई कि भाई मोशन और रेस्ट। तो चलो इसकी एग्जांपल भी आप लिख सकते हो ना कि भाई एग्जांपल क्या होती है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो मोशन ऑफ क्या होगा, कार होगा, तो सिंपल सी बात है कि भाई कार अपनी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू, मतलब मूविंग कार, मोशन ऑफ क्या होगा, मूविंग क्या होगा, कार। ठीक है, मूविंग कार लिख लो, सिंपल। मूविंग कार क्या है, मोशन की क्या है, एग्जांपल है। तो रेस्ट की एग्जांपल तो आप लिख ही सकते हो कि कोई बुक है ना, बुक लाइंग होने क्या होगा, टेबल, जो टेबल पर बुक पड़ी है वो क्या रहती है, हमेशा रेस्ट में रहती है विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, सराउंडिंग होता है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई, ये आपकी एग्जांपल हो गई कि भाई मोशन और रेस्ट क्या होता है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो उसके बाद अगला एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई मैंने रेस्ट तो मोशन डिफाइन कर दिया कि भाई मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, बट एक्चुअल में ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड क्या है, टर्म है। मतलब आप कहोगे कि भाई अकेले मैं रेस्ट किसी को डिफाइन कर दूं, अकेला आप रेस्ट किसी को डिफाइन नहीं कर सकते, अकेले आप ये नहीं कह सकते कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। मतलब रेस्ट और मोशन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड क्या है, टर्म है। तो सर क्या बोल रहे हो, ये तो बात समझ में नहीं आ रही कि भाई इंटरकनेक्टेड मतलब, चलो पढ़ते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिजिक्स को अच्छी तरह समझना है तो ये बात को अच्छी तरह सीखना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो मतलब क्या कि भाई यहां पे लिखो, मतलब रेस्ट एंड क्या होगा, मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन जो होती हैं वो एक दूसरे की क्या होती हैं, रिलेटिव क्या होती है, टर्म्स होती हैं, या एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो सर क्या, मान लो इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर एग्जांपल से समझोगे फिर अच्छी तरह क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा। मान लो ये एक क्या है, ट्रेन है ना, ये एक ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन है, ट्रेन पे क्या बैठे हैं, 2 आदमी बैठे हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक आदमी बैठा है ऐसे, ठीक है, तो मान लो एक आदमी बैठा है, तो यहाँ पे दूसरी कुर्सी पर दूसरा आदमी बैठा है। तो सर तो इधर भी बना देते हैं एक आदमी, मान लो ये क्या है, दूसरा आदमी इस कुर्सी पर बैठा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, ऑब्जेक्ट 1 कह देते हैं। इसे हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट 1। एक आदमी बाहर खड़ा है, बाहर मतलब मान लो ये पटरी है, तो बाहर मान लो इधर इस साइड में जमीन पर खड़ा है। ठीक है, तो इधर क्या है, अर्थ है, तो ठीक है, मान लो अर्थ पर क्या खड़ा है, आदमी क्या है, खड़ा है। ठीक है, तो ये आदमी थर्ड हो गया, इसे हम क्या कह देते हैं, थर्ड कह देते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना, ये बात बहुत जरूरी है अगर फिजिक्स को अच्छी तरह क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो सर बताओ क्या बताना चाहते हो। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट, मतलब आदमी मतलब ऑब्जेक्ट ही हुआ फिजिक्स में, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। तो मैं आपको पूछूं कि भाई मैं किसको, मान लो किसको स्टडी करूंगा, मतलब वन वाले ऑब्जेक्ट को देखूंगा। अब मैं 1 वाले ऑब्जेक्ट को कहां से देख रहा हूं, मान लो यहां पर, मान लो तीसरा ऑब्जेक्ट जब इसे देखेगा तो ट्रेन चल रही है, ट्रेन मान लो इधर को क्या कर रही है, आपके मूव कर रही है। तो अगर ट्रेन चल रही है तो बताओ कि भाई ये तीसरा आदमी जब इस मान लो फर्स्ट वाले को देखेगा तो उसे कैसा लगेगा, वो वाला फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहां कैसा लगेगा, रेस्ट में लगेगा या क्या लगेगा, मोशन में लगेगा। तो सर अभी आपने बताया कि जब भी मान लो मुझे पता है ट्रेन तो मूव कर रही है, तो ये इसकी क्या है ना, इसके विद रिस्पेक्ट टू ये इसकी क्या सराउंडिंग है, तो फिर सिंपल सी बात है इसकी पोजीशन सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है। तो इसका मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, मान लो मोशन में होगा। यही तो डेफिनेशन आपने मोशन की बताई कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन करे, हम अपनी पोजीशन चेंज करे किसी के विद रिस्पेक्ट टू, जैसे पेन के विद रिस्पेक्ट टू ये अपना हाथ जो है पोजीशन चेंज कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो यही तो पूछ रहा हूं मैं, ये मान लो अर्थ पर मान लो ये बंदा क्या है, रेस्ट पे है। तो सर मेरे को पता है कि भाई ट्रेन तो कंटिन्यूअसली चल रही है, अगर ट्रेन चलती जाएगी तो इसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है इसके विद रिस्पेक्ट टू कंटिन्यूअसली। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इसके विद रिस्पेक्ट टू में क्या होगा, मोशन में होगा। तो सही है, यही बात है कि भाई सर मान लो तीसरा मान लो ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट को देखें तो वो क्या है, मोशन में है, तो वो मोशन में चल रहा है। तो चलो रुक जाओ, अब दूसरी बात करते हैं। इसके विद रिस्पेक्ट तो ये मोशन में हो गया, अब इसकी बात करें, मैं बोलूं कि ये दूसरा
ना, ये दूसरा आदमी है, इसके विद रिस्पेक्ट टू पहले आदमी को देखो। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। मान लो दूसरा जो आदमी है उसके विद रिस्पेक्ट टू पहले आदमी को देखो। तो सर मेरे को पता है कि भाई ट्रेन तो चल रही है, ट्रेन चलती जाएगी, ये भी मान लो जा रहा है आगे को, ये भी आगे को जा रहा है, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू में अगर मैं, है ना, मान लो इसके रिस्पेक्ट में किसको देखूंगा, तो इसकी पोजीशन कभी चेंज की, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, मान लो ये इन दोनों में डिस्टेंस है, तो ट्रेन जब चलती जाएगी तो ये डिस्टेंस कभी चेंज करेगा? तो सर ये डिस्टेंस तो कभी भी चेंज नहीं करेगा, वो तो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा। तो फिर इसका मतलब इसकी पोजीशन इसके विद रिस्पेक्ट टू तो फिक्स है। अगर पोजीशन क्या रहे, फिक्स रहे, मतलब टाइम बीतने के साथ किसी की पोजीशन क्या रहे, फिक्स रहे, तो इसका मतलब उसे हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई इसके विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा, है ना। ये वाला ऑब्जेक्ट इसके विद रिस्पेक्ट टू में क्या होगा, रेस्ट में होगा, इसके विद रिस्पेक्ट टू में क्या होगा, मोशन में होगा। तो अब ध्यान से देखो कि क्या पता चल रहा है कि भाई रेस्ट और मोशन को इंडिपेंडेंटली तो डिफाइन ही नहीं कर सकते। रेस्ट और मोशन टर्म्स जो है वो इंटर रिलेटेड है। वो किस पे डिपेंड करती है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर डिपेंड करती है। सर क्या बोल रहे हो, मान लो रेस्ट इस ऑब्जेक्ट की, मान लो पोजीशन, मान लो इस ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो इसके विद रिस्पेक्ट टू तो मोशन में है, इसके विद रिस्पेक्ट टू ये क्या है, रेस्ट में। तो सिंपल सी बात है कि भाई ये डिपेंड कर रहा है कि आप ऑब्जर्वर को कहां से देख रहे हो, मतलब आप जो जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो उसको कहां से देख रहे हो, उससे पता चलता है कि वो रेस्ट में होगा या पे होगा, मोशन में होगा। अगर आप तीसरे ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू इसे देख रहे हो तो ये आपको मोशन में दिखाई देगा। अगर आप दूसरे ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू इसे देख रहे हो तो ये आपको क्या दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा। तो सर मेरे को यहां से ये बात क्लियर हो रही है कि भाई जगह बहुत जरूरी है कि किस जगह से ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। कि जिस जगह से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे उसके विद रिस्पेक्ट में पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो मोशन में होगा या क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो इसी की वजह से रेस्ट और मोशन क्या होती है, रिलेटिव टर्म्स होती है। ये जरूरी नहीं है कि भाई हमेशा जो ऑब्जेक्ट आपको, मान लो आपको शायद रेस्ट में दिखाई दे रहा हो तो किसी और को वो किस में दिखाई दे रहा हो सकता है, मोशन में भी दिखाई दे रहा हो सकता है। अगर वो मूव कर रहा ना, मैं और ये यहाँ पर खड़े हैं तो मुझे तो ये रेस्ट में दिखाई दे रहा है, अगर तीसरा बंदा यहाँ से मूव कर रहा है उसे ये क्या दिखाई देगा, उसको लगेगा कि ये इधर को जा रहा है। तो फिर सिंपल सी बात है, तीसरे ऑब्जेक्ट को ये दिखाई देगा, मोशन को मोशन में दिखाई देगा। तो सर मेरे को बात क्लियर हुई, रेस्ट और मोशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है, वो एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है। वो हमेशा क्या होता है, डिपेंड करता है कि किस प्लेस से आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर ही हुई होगी कि भाई प्लेस, मान लो अगर यहां से देखोगे तो इसका मतलब इसका, है ना, ये क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया। यहां से जब देख रहे हो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया। अगर मान लो यहां से देख रहे हो तो ये इसका क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो देखो ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज हुआ। जब आप यहां से ऑब्जर्व किया तो आपको लगा कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर यहां से ऑब्जर्व किया तो आपको लगा ये ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। तो सर फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत जरूरी है कि कहां से चीज को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो यही बात यहां से समझनी थी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, कि जहां से हम चीज को ऑब्जर्व करते हैं वहां से पता चलता है कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में होगा या क्या होगा, रेस्ट में होगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो इसीलिए रेस्ट और मोशन जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रिलेटिव क्या होते हैं, टर्म होते हैं। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई रिलेटिव टर्म्स क्या है। तो सर मेरे को यहाँ पर फिर एक और चीज डिफाइन करनी पड़ेगी, पोजीशन, है ना। मान लो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सॉरी, ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये है। तो आप पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ क्या कहते हैं, रेफरेंस। इस एग्जांपल को अपने दिमाग में रखना। अब मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, मान लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझाने जा रहा हूँ कि भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, क्या कैसे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अगली टर्म क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये भी वर्ड जितनी आप फिजिक्स पढ़ोगे तो मैं मान लो बार बार हम आपको पढ़ाते जाएंगे कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या एक रेफरेंस क्या है, पॉइंट है। ठीक है, तो क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसे याद रखना है। ठीक है, इट इज ए प्लेस और ए पॉइंट। ठीक है, इट इज ए प्लेस और ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो ये फ्रेम ऑफ क्या होता है, रेफरेंस होता है। आप पढ़ो डेफिनेशन क्या लिखी है,
फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इट इज ए प्लेस, मतलब ये एक जगह है, यहाँ क्या है? एक पॉइंट है, मतलब ये एक जगह है, यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है। तो मान लो विद रिस्पेक्ट टू विच पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ क्या कहते हैं? रेफरेंस कहते हैं। तो सर मेरे को क्लियर हुआ कि आपने पिछली एग्जांपल समझाई थी, है ना? यहाँ पे आपने मान लो ट्रेन बनाई थी, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पे दूसरा, इसको नाम दिया था फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसको सेकंड ऑब्जेक्ट दिया था, इसको थर्ड ऑब्जेक्ट दिया था। तो भी सिंपल सी बात है, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो सर जब आपने यहां से देखा था तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, क्योंकि इस मान लो जगह को हम क्या कहेंगे? देखो मान लो इट इज द प्लेस और ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड। तो सर ये एक जगह है जिससे हम किसको मान लो क्या है कि भाई ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसकी पोजीशन को क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो फिर इस जगह को हम क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, ठीक है। तो मान लो जब यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। तो सिंपल सी बात है कि भाई दूसरे पहले केस में तो यहां से ऑब्जर्व किया, दूसरे केस में यहां से भी तो ऑब्जर्व किया था, तो जब यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सर इसे हम क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ क्या कहेंगे? रेफरेंस कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, मेरे को क्लियर हो गया सर कि वही वो वाली जगह जहां पर क्या होता है, मान लो एक बंदा बैठा होता है जो मान लो क्या है किसी दूसरे को क्या कर रहा होता है? ऑब्जर्व कर रहा होता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ क्या कहते हैं? रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये बात बहुत जरूरी है, फिजिक्स सीखने के लिए ये बात आपको समझ होनी जरूरी है कि भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक पॉइंट है या एक जगह है जहां से कोई मतलब बंदा या कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, उस जगह या उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ क्या कहते हैं? रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो चेंज कर रहा है, देखो ध्यान से, यहां पर मैंने क्या माना था? थर्ड ऑब्जेक्ट को कहां पे माना था? अर्थ पे माना था। तो हम मानते हैं कि भाई अर्थ जो हो गई है ना, अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू ये दोनों क्या है? रेस्ट पे है। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई ये मान लो अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू क्या है? रेस्ट पे है। तो सिंपल सी बात है कि भाई ये रेस्ट हो गया। तो इसका मतलब एक यहाँ पे जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जर्विंग पॉइंट क्या है? रेस्ट में है। अगर मान लो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते तो ये हमारा क्या था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही तो था। तो इसका मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो सर मेरे को पता है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये जहां पर क्या है? रेस्ट पे है। तो अगर मान लो मैं यहां से ऑब्जर्व करता तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है ना? जहां से ऑब्जर्व करता तो ये मेरा फ्रेम ऑफ क्या था? रेफरेंस। तो ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे है तो सर ये तो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है? एक्सेलरेटेड है ना, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। एक्सेलरेटेड मतलब हमें पता है कि जो ट्रेन होती है वो कभी क्या होती है? ज्यादा स्पीड से मूव करती है, कभी क्या करती है? कम स्पीड से मूव करती है। तो जब ज्यादा स्पीड या कम स्पीड से मूव करे मतलब उसका मान लो जो मोशन हो वो अनइवन हो, अनइवन मतलब उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज करे, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेटेड क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। तो सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका मतलब यहाँ पे तो एक्सेलरेटेड मान लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो यहाँ पे क्या है? रेस्ट, यहाँ पे रेस्ट वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के हो सकते हैं। आपको यहाँ से ये क्लियर हो रहा होगा ना, ऑब्जर्विंग पॉइंट दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो वैसा ऑब्जर्विंग पॉइंट हो सकता है जो क्या हो? रेस्ट पे हो। एक ऐसा ऑब्जर्विंग पॉइंट हो सकता है जो क्या हो? मोशन में हो। मतलब एक मतलब रेस्ट पोजीशन से हम किसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक हम क्या है? एक्सेलरेटेड पोजीशन से किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे ही दो टाइप के क्या होते हैं? फ्रेम ऑफ क्या होते हैं? रेफरेंस होते हैं, ठीक है। तो सर मेरे को क्लियर हुआ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं। तो पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ क्या होता है? आपका रेफरेंस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ क्या है? आपका रेफरेंस है। तो सर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि भाई लिख लो कि भाई द प्लेस और ए पॉइंट विच इज आइदर एट रेस्ट और इन क्या होगा? यूनिफॉर्म क्या होगा? मोशन होगा, ठीक है। और इन क्या होगा? यूनिफॉर्म क्या होगा? मोशन होगा। उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ क्या कहते हैं? रेफरेंस कहते हैं। तो सर क्या बोल रहे हो कि भाई वो वाला प्लेस और जगह जो यहाँ तो रेस्ट भी होगा। देखो ध्यान से, मान लो ये वाला फ्रेम है ना, इसको मान लो अच्छे तरीके से लिखो, ये वाला फ्रेम ऑफ क्या हो गया? रेफरेंस। ये वाली जगह जो हो गई वो क्या है? वो एक्चुअल में क्या है? रेस्ट पे है। तो फिर सिंपल सी बात है, जगह और पॉइंट जो क्या होगा? रेस्ट पे होगा। जो रेस्ट पे होगा
उस फ्रेम, है ना, आगे भी तो पढ़ो सर, आगे भी लिखा है यूनिफॉर्म मोशन। अभी इसको समझना नहीं जरूरी है। अब आप ये याद रखना, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन जो होता है ये दोनों वर्ड क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या बोले हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। ये आपको मैं जब न्यूटन्स लॉ पढ़ाऊंगा उसमें अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें आपको समझ आएगा कि क्या मैं बोल रहा हूं। बस अपने दिमाग में रखना, ये याद रखना हमेशा कि जो रेस्ट होता है और यूनिफॉर्म मोशन होता है ये दोनों चीजें क्या होती हैं, सेम होती है। मतलब रेस्ट भी सेम है, सेम वर्ड है, यूनिफॉर्म मोशन भी क्या होता है, सेम वर्ड है। रेस्ट पे भी जीरो फोर्स होती है, यूनिफॉर्म मोशन पे भी क्या होती है, जीरो फोर्स। या ऐसे इतना ना याद रखो, बस ये याद रखो कि भाई रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो सेम वर्ड होता है। ठीक है सर, मान लो वो वाला फ्रेम, मान लो वो वाला पॉइंट जो मान लो रेस्ट पे होगा या मान लो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, उसे हम क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ क्या कहेंगे, रेफरेंस। जैसे ये वाला मान लो जो प्लेस था जहां से हम इसे ऑब्जर्व कर रहे थे तो ये रेस्ट पे था, तो इसीलिए इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ क्या कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया। तो उसके बाद सर दूसरा होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ क्या होगा, रेफरेंस होगा। तो इसको सर लिख लेते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो सर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, तो इसको लिख लो, द प्लेस और एक क्या होगा, पॉइंट होगा, प्लेस और ए पॉइंट विच इज इन एक्सेलरेटेड क्या होगा, मोशन होगा, विच इज इन एक्सेलरेटेड क्या होगा, मोशन होगा, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ क्या कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं। तो सर ये कौन सा प्लेस होगा, अब जब आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे थे तो ये वाला मेरे को पता है कि ट्रेन, मैंने अभी आपको बताया कि एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, जब ट्रेन जो होती है वो मान लो अनइक्वल स्पीड से मूव करती है। अनइक्वल सर मेरे को पता है ट्रेन की स्पीड कभी 70 होती है, कभी 40 होती है, कभी 30 होती है, कभी 25 होती है। तो ऐसी स्पीड से जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर ट्रेन मूव कर रही होगी तो ये बंदा भी तो ट्रेन में मूव कर रहा होगा, ट्रेन में बीच ही बैठा है। तो ट्रेन अगर 80 से जा रही होगी ये बंदा भी 80 से आगे के जा रहा होगा, ट्रेन अगर 25 से जा रही होगी तो ये बंदा भी 25 से आगे जा रहा होगा। तो सर ये वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये वाला ऑब्जर्विंग पॉइंट जो है इसे हम क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ क्या कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं। तो सर मेरे को क्लियर हुआ कि भाई इनर्शियल मतलब जब कोई जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो रेस्ट पे होगा, या फिर यूनिफॉर्म मोशन, आपने बताया कि रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन वर्ड सेम होते हैं। अगर वो मान लो बंदा रेस्ट पे होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा, जो ऑब्जर्व कर रहा है उस मान लो ऑब्जर्विंग पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब वो कंटिन्यूअसली मान लो उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रही होगी, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आपके क्या होते हैं, दो फ्रेम ऑफ क्या होते हैं, रेफरेंस होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है ऑब्जर्विंग मतलब फिजिक्स में ऑब्जर्विंग पॉइंट बहुत जरूरी है कि किस प्लेस से आप ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जिस प्लेस से कर रहे हो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ क्या कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो सर मेरे को बात क्लियर हो गई कि जो जगह या जो मान लो क्या एक पॉइंट जहां से हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं उस जगह को ही हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ क्या कहते हैं, रेफरेंस। अगर वो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, तो एक्सेलरेटेड मोशन भी आपने बताया कि जब उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज करती हो, मतलब कभी ज्यादा हो कभी कम हो, उसे हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो अगर मान लो वो वाला प्लेस या जगह मान लो क्या हो रहा होगा, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होगा, उसकी स्पीड बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, उसे उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ क्या कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, मतलब डेफिनेशन है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां से आपको बात समझ आई होगी। ये मान लो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव कर रहा है फर्स्ट और मान लो ऑब्जेक्ट के लिए, ये वाला जो है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ क्या है, रेफरेंस है। मान लो किसके किसके बिहाफ पर, इसके क्या होगा, इसको ऑब्जर्विंग के क्या हो गया, बिहाफ पर हो गया। ठीक है, तो सर बात क्लियर हो गई, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ क्या हो गया, रेफरेंस। ये मेरे को तो क्लियर हो गया कि भाई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सर और भी कोई डेफिनेशन है जो इसमें यूज होती है, एक और है जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जल्दी जल्दी लिखो अगली डेफिनेशन जिसका नाम है पॉइंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इस क्या होता है, इसको लिखो जल्दी जल्दी। ये ऑब्जेक्ट whose dimensions, ठीक है, dimensions मतलब लेंथ, breadth, thickness are negligible small,
as compared to distance moved by them is called point object। ठीक है, तो ये आपकी पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है कि भाई पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो सर ये कौन सी नई चीज है पॉइंट ऑब्जेक्ट? ये भी हम मान के चलते हैं फिजिक्स में, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट को फिजिक्स में हम क्या मान के चलते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। तो क्या होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट? उसे एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको समझ आएगा। जैसे एग्जांपल है, मान लो अपने इधर की बात करता हूँ, ये हमारा क्या है? अमृतसर है। अमृतसर से मान लो हम जा रहे हैं दिल्ली, है ना। अमृतसर से हम क्या जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। तो सर अमृतसर से दिल्ली मान लेते हैं कि भाई डिस्टेंस कितना है? 500 किलोमीटर। ठीक है, अमृतसर से मान लो दिल्ली का डिस्टेंस कितना है? 500 किलोमीटर है। तो यहां से एक बस चली, ठीक है, तो बस चली, तो मान लो बस का मान लो कितनी लेंथ है? मान लो आपको कहा जाए 8 मीटर क्या है बस की, है आपकी लेंथ है। तो सिंपल सी बात है कि सर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि जो ये बस है ना, ये बस है, ये बस जो है जो अमृतसर से चली, जब वो दिल्ली पहुंची, है ना, दिल्ली मान लो क्या स्टेशन पर, जिस जहां पर भी मान लो बस स्टैंड पर पहुंची, तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल की होगी? तो आप सभी का आंसर होगा कि सर यहां से दिल्ली का डिस्टेंस कितना है? 500 किलोमीटर। तो उसने 500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ध्यान से देखो, उसने केवल 500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। जब वो वहां से चले तो यहां पर 8 मीटर इसकी अपनी भी लेंथ है ना, 8 मीटर इसकी अपनी भी लेंथ है। तो जब यहां से चली तो जहां तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो 500 है। तो सर मेरे को पता है बस ने आगे भी तो जाना है, तो जब बस आगे जाएगी तो उसने अपनी लेंथ को भी क्या किया? कवर किया। एक बार फिर से समझाना सर, ये भी बहुत अच्छी बात है, आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हम क्या फिजिक्स में मतलब किसको मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या मतलब सर मैं आपको पूछूं कि जो मान लो अमृतसर है और दिल्ली का है, जो डिस्टेंस है वो कितना है? 500 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो मान लो यहाँ पे बस है, बस यहाँ से है ना, जब भी बस चलनी स्टार्ट होगी तो यहाँ से तो चलनी स्टार्ट होगी। तो मैंने माना कि भाई बस की जो डिमेंशंस है मतलब लेंथ है वो कितनी है? 8 मीटर की क्या है? लेंथ है। तो भी सिंपल सी बात है, अगर यहाँ से चलेगी तो सर मान लो यहाँ पर पहुंचेगी, तो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में होता है कि उसका डिस्टेंस कितना, उस मान लो बस ने ट्रेवल किया 500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ध्यान से देखो, जब बस यहाँ से चली तो इसकी अपनी लेंथ भी कितनी है? 8 मीटर। तो जब यहाँ से चली यहाँ पर पहुंच गई, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 500 किलोमीटर है। तो जब बस यहाँ पर पहुंचे तो उसके बाद उसने मान लो आगे भी तो जाना है, अपने को पीछे थोड़ा ना रखना है, अपने आप को भी तो आगे लेके जाना है। यहाँ से यहाँ तक तो उसने 500 किलोमीटर कवर कर लिया। तो जब ये आगे जाएगी, आगे मतलब अपनी लेंथ को कवर करेगी, तो सिंपल सी बात है सर 500 तो कवर किया ही किया, साथ ही साथ उसने अपनी लेंथ को भी किया कवर किया ना। 500 तो ये था, तो उसके बाद यहाँ पर 500 तो खत्म हो गया, उसके बाद अपनी लेंथ को भी तो कवर किया। तो उसकी लेंथ कितनी थी? 8 मीटर उसकी क्या थी? लेंथ थी। तो एक्चुअल में आपको पूछा जाए कि भाई उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 500 किलोमीटर प्लस क्या होगा? 8 क्या होगा? मीटर डिस्टेंस क्या किया? ट्रेवल किया। तो सर ऐसे ही होता है, पर हम तो फिजिक्स में ऐसे करते नहीं। हम तो फिजिक्स में हमेशा हमें क्या दिया होता है? एक जगह दी होती है और दूसरी जगह दी होती है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया होता है, हम तो वही डिस्टेंस मानते हैं। हम वो डिस्टेंस क्यों मानते हैं? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि भाई वो क्या है? एक पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई जब भी मान लो आपने क्या करना हो, मान लो एक दुकानदार है, आपने दुकानदार को 5 लाख रुपए देने हो, आपने दुकानदार को 5 लाख रुपए देने हो, आपके पास 8 रुपए कम हो, है ना। आप एक दुकानदार के पास जाओ, आपने 5 लाख रुपए देने, उसका उधार देना 5 लाख रुपया, आपके पास 8 रुपए कम हो। अगर आप 8 रुपए कम वाले मान लो जैसे 4,99,992 रुपए आपके पास हो, तो जब 4,99,992 रुपए आप दुकानदार को देंगे तो आप दुकानदार आपको कुछ कहेगा? क्योंकि उसने 5 लाख रुपया लेना था, तो आपने इतने पैसे तो उसको दे दिए। तो आपका आंसर होगा सर वो हमें कुछ नहीं कहेगा। तो क्यों कुछ नहीं कहेगा? उसका कारण होता है कि भाई 5 लाख के विद रिस्पेक्ट हो वो 8 रुपए की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है? कम होती है। तो फिजिक्स में भी ऐसे ही करते हैं। मेरे को पता है सर कि भाई उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना था? 500 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर में अगर मीटर बनाए तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई कितने मान लो आपके बने हैं ना, कितने आपके सर मान लो वो बन गए आपके मीटर बन गए, तो इतने आपके क्या बन गए? मीटर। यार 10,000 लाख मतलब 5 लाख, यहाँ पर भी 5 लाख ही बना। तो सर 5 लाख क्या बन गए? मीटर बन गए। तो अगर 5 लाख मीटर उस बस ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है,
तो उसके विद रिस्पेक्ट टू 8 तो बहुत छोटा है, 5 लाख के विद रिस्पेक्ट टू 8 तो बहुत छोटा है, इसीलिए हम क्या करते हैं उसके डायमेंशंस को क्या कर देते हैं, मानते हैं कि उसके डायमेंशंस क्या है, 0 है। मतलब उसकी लेंथ को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, क्योंकि 5 लाख के विद रिस्पेक्ट टू 8 मीटर से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम मान के चलते हैं कि इसके डायमेंशंस क्या है, 0 है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो इसके जब डिस्टेंस मतलब इसका डायमेंशंस या इसकी लेंथ जो 0 होगी, तो फिर इसे हम ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं मानते, इसे हम कैसा ऑब्जेक्ट मानते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो फिजिक्स में हम सारी लगभग कैलकुलेशन जो होती है वो इसी के बिहाफ पे करते हैं। हम मान के चलते हैं कि भाई जो भी ऑब्जेक्ट है फिजिक्स में वो एक क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब उसके डायमेंशंस की वैल्यू हम क्या मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं। ठीक है, तो अब आप बात को क्लियर हुआ होगा कि इसके डायमेंशंस हम मान रहे हैं, इसको हम 8 मीटर का नहीं मान रहे, इसको हम मान रहे हैं कि भाई ऐसा ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऐसा ऑब्जेक्ट होगा तो इसकी लेंथ तो लगभग 0 ही होगी। अगर 0 ही होगी तो फिर सर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 500 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, या 5 लाख मीटर का ही डिस्टेंस उसने क्या किया होगा, ट्रेवल किया होगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब वो वाला ऑब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे विद रिस्पेक्ट टू देयर मान लो डायमेंशंस। मान लो उसके देखो ए ऑब्जेक्ट हुज डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस आर नेग्लिजिबल स्मॉल, जो उसकी लंबाई है, चौड़ाई है या उसकी मोटाई है वो बहुत ज्यादा छोटी हो कि जितना वो डिस्टेंस क्या कर रही है, मूव कर रही है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो जैसे मान लो बस की मान लो लंबाई जो थी, ब्रेथ की तो बात ही नहीं करते, लंबाई जो थी वो 8 मीटर थी, तो 8 मीटर 5 लाख मीटर के विद रिस्पेक्ट टू बहुत छोटी है, इसलिए 8 मीटर को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब हम फिजिक्स में ऐसे ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं कि जिसके डायमेंशंस क्या होते हैं, 0 होते हैं। अगर डायमेंशन 0 हो गए तो फिर उसकी लंबाई को ऐड ही नहीं करना पड़ेगा डिस्टेंस में, तो जितना डिस्टेंस दो जगह के बीच होगा वही डिस्टेंस लेके हम क्या कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये एक आपकी अगली डेफिनेशन थी जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, मान लो किसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो चलो ये भी बात आपको क्लियर होगी ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो याद रखना है कि भाई फिजिक्स में हम मान के चलते हैं कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अगर मान लो आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट ना दिया हो ना, आपको क्वेश्चन में जैसे जेई वगैरह में क्वेश्चन ओखा मतलब डिफिकल्ट करना हो, तो वो आपको क्या दे सकता है, एक ऑब्जेक्ट दे सकता है, उसकी भी लेंथ दे सकती है। तो जब उसकी लेंथ दी हो तो फिर सिंपल सी बात है कि जब भी आप कभी मान लो 2 पॉइंट, जैसे मान लो कि अगर आपको क्या हो, मान लो यहाँ पे मान लो 80 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कराना हो, तो यहाँ पे आपको बस दे रही हो 8 मीटर के, तो सर 8 मीटर को 80 मीटर के विद रिस्पेक्ट टू नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते। तो भी सिंपल सी बात है, जब आप डिस्टेंस ट्रेवल कराओगे, उसने 80 मीटर का डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किया, उसने 80 + 8 88 मीटर का डिस्टेंस क्या किया, ट्रेवल किया। ठीक है, तो ये याद रखना है। वैसे तो मतलब जनरली मतलब फिजिक्स में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के बनाए जाते हैं, बट मान लो ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है जहां पे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट ना माने, मान लो ये वाले ऑब्जेक्ट के डायमेंशन आपको दे और इसे हम इसके विद रिस्पेक्ट टू निगलेक्ट ना कर पाए, तो फिर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसके डायमेंशंस भी इसमें ऐड होंगे। अगर इसके डायमेंशन इसमें ऐड हुए तो फिर वो वाला क्या होगा, टोटल क्या होगा, डिस्टेंस होगा, 2 प्लेसेस के क्या होगा, बीच होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। तो जनरली 99% केसेस में, 99% केसेस में वो आपको कभी भी ये इसके डायमेंशन नहीं देता, वो मान के चलता है कि ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसके डायमेंशंस क्या है, 0 और 0 है, तो इसीलिए वो केवल कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यही डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई कैसे इस चीज को क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो उसके बाद मान लो आपकी क्या है, डेफिनेशन आती है मोशन। अब मोशन कितनी टाइप का हो सकता है, मोशन ऑफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो कितनी टाइप का हो सकता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि आप जनरली किसी चीज के मोशन को जब ऑब्जर्व करते हो तो आपको कितने डिस्टेंस की जरूरत होती है। या सिंपली आपने जब 10th वगैरह में पढ़ा होगा कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इस पार्टिकल मान लो जो पार्टिकल हवा में जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, अगर मैं पूछूं कि ये हवा में कितने डिस्टेंस पर है तो आपको कितने डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, ये आंसर दो। तो सर आपके दिमाग में आएगा, सर हमने पढ़ा है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस मान लो हवा में उसके मान लो वैल्यू निकालनी हो कि हवा में वो कितनी दूर है, हमें 3 एक्सिस की क्या पड़ती थी, जरूरत पड़ती थी। शायद आपने पढ़ा हो 3D, है ना, 3D पढ़ाओ मैथ में, तो मैथ में 3D पढ़ाओ तो 3D का मतलब क्या होता था कि इस पार्टिकल को मान लो इस पार्टिकल की पोजीशन को शो करने के लिए हमें 3 डिस्टेंस की क्या होती है, जरूरत होती है। मान लो
मान लो हमारी नेचर में या फिजिक्स में हमें हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, उसके ज्यादा डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर सिंपल सी बात है सर, किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम मान लो एयर में हो, एयर में उसकी पोजीशन को मेजर करना हो तो हमें हमेशा क्या होगी, 3 ही डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। एक एक्स एक्सिस में डिस्टेंस, एक वाई एक्सिस में डिस्टेंस, एक जेड एक्सिस में डिस्टेंस। जब हम तीनों मान लो एक्सिस से डिस्टेंस को मेजर करेंगे, इसकी पोजीशन को इजीली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो दिमाग में बैठा लो कि ज्यादा से ज्यादा आपको 3 डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है फिजिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर करने के लिए। तो कम से कम आप एक मान लो एक एक्सिस या एक डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस से भी आप किसी के ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि भाई कहां से आप उसको क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो। तो सर मेरे को ये बातें अभी समझ नहीं आ रही, ध्यान से समझना, मैं आपको बातें बता रहा हूं, ये बातें भी बहुत जरूरी है। ये होते तो बेसिक हैं, बट एक्चुअल में फिजिक्स में बार बार यही चीजें यूज होती हैं। अगर आपके दिमाग में ये सभी चीजें क्लियर हैं तो फिर फिजिक्स क्या है, आसान है, फिर फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, 1 डायमेंशनल क्या होता है, आपका मोशन होता है। ठीक है, तो पहले तो डेफिनेशन लिख लो जल्दी जल्दी, 1 डायमेंशनल क्या होगा, मोशन। ठीक है, ये आपकी क्या है, डेफिनेशन है, तो पढ़ो, आपको शायद समझ आ जाए। इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस ओनली वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस फ्रॉम द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड एज 1 डायमेंशनल क्या होगा, मोशन होगा। तो सर ऐसे मेरे को क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ पे से समझो कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं तो मैंने बताया कि भाई आपको मैक्सिमम कितने एक्सिस की जरूरत होती है, 3 एक्सिस की क्या होती है, जरूरत होती है। मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हवा में ऑब्जर्व करना है, उसको 3 डिस्टेंस से हम इजीली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये मैंने क्या बनाए, 3 एक्सिस, आपको पता होगा इसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। तो यहां से बातें अच्छी तरह समझना, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्सिस हो गए। तो याद रखना कि भाई जब भी कभी हम ये ड्रॉ करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में बार बार जब भी ग्राफ बनाओगे तो ये तो हम लिखेंगे, ये तो बनाएंगे। तो जो ओ होता है ना, जो सेंटर होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ क्या कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं। तो सर मेरे को पता चल गया कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप बोल रहे थे, ऑब्जर्विंग पॉइंट, फिजिक्स में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्विंग पॉइंट किसे मानते हैं, मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस में ऑब्जर्विंग पॉइंट किसे मानते हैं, सेंटर को क्या मानते हैं, ऑब्जर्विंग पॉइंट मानते हैं। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो, फिजिक्स में जब भी कभी हम एक्सिस बनाते हैं, 3 एक्सिस बनाते हैं, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में ये आपको दिया होगा, जब आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ में जब भी कभी कोई ऑब्जर्वर जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, वो हमेशा कहां पर बैठा होता है, वो हमेशा कहां पर बैठा होता है, यहां पर बैठा होता है। इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ क्या कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं फिजिक्स में, है ना। फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसे कहते हैं, मान लो क्या, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो ये भी आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस, मैं आपको पूछूं कि जो व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड कितने डायमेंशनल बॉडी है ना, व्हाइट बोर्ड जो है वो कितने डायमेंशनल बॉडी है। मान लो कि इसकी जो मैं थिकनेस है वो मान रहा हूं कि पतली है, मान लो ये एक पेपर है, या सिंपल एक पेपर है ना। व्हाइट बोर्ड को मानो कि एक पेपर की तरह है, ये अगर एक पेपर की तरह हो तो व्हाइट बोर्ड कितने डायमेंशनल बॉडी है। तो आपका दिमाग में आएगा क्वेश्चन, सर व्हाइट बोर्ड शायद आप 1 डायमेंशनल बोलो, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल, व्हाइट बोर्ड जो होता है वो 2 डायमेंशनल क्या होती है, बॉडी। तो सर वो कैसे, देखो ध्यान से, ये व्हाइट बोर्ड है, अगर ये व्हाइट बोर्ड है तो एक एक्सिस क्या है, एक डिस्टेंस क्या है, ये वाला है, तो एक डिस्टेंस क्या है, ये वाला। तो सर एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो फिर इसका मतलब व्हाइट बोर्ड में 2 एक्सिस आए, तो तीसरा वो भी तो है, तो वो वाला एक्चुअल में किसके सामने है, ये वाला और ये वाला सेम तो है, तो सर ये तो सेम हो गया। तो एक ये भी है, तो ये वाला क्या होता है, सेम होता है। तो सिंपल सी बात है कि भाई व्हाइट बोर्ड में सिर्फ जब भी आप व्हाइट बोर्ड में लिख रहे हो, वो एक्चुअल में क्या लिख रहे हो, आप मान लो 2 डायमेंशंस में लिख रहे हो, एक डायमेंशन क्या है ये, एक डायमेंशन क्या है ये। तो व्हाइट बोर्ड एक क्या होती है, 2 डायमेंशनल क्या होती है, बॉडी होती है, क्योंकि उसमें 2
दो ही एक्सिस इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक ये एक्सिस इन्वॉल्व हो रहा है, एक ये एक्सिस इन्वॉल्व हो रहा है। तो जब मैं ऐसे लाइन मारूं तो आप बोलोगे कि भाई ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है सर, ये लाइन कितने, मान लो इसके कितने एक्सिस चेंज कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो कि भाई एक्चुअल में इस लाइन का है ना, लाइन पे अगर कोई पॉइंट ऑब्जर्व करो, मान लो ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, मान लो दो जगह में दो, मतलब इधर भी और इधर भी अपना डिस्टेंस क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो शायद आपको पता हो कि इधर पॉइंट बनाते हैं तो यहाँ पे हम मान लो 1 मान लेते हैं ना, इधर हम क्या मानते हैं 2 3, इधर को पता है कि भाई डिस्टेंस बढ़ता है, इधर को भी हम 1 2 3 हम इसे मानते थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ग्राफ बनाते थे सिंपली मैथ्स में, तो ऐसे ही करते थे। तो ध्यान से देखो कि भाई जब आप पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे उसने क्या किया, इधर को भी 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, इधर को भी 1 मीटर का। तो जब पॉइंट यहाँ पर पहुंचा तो उधर उसने क्या किया, 2 मीटर का डिस्टेंस, इधर भी 2 मीटर का डिस्टेंस। तो जब पॉइंट यहाँ पर पहुंचा, इधर उसने 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, इधर भी उसने क्या किया, 3 मीटर का डिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है कि ये आपका क्या हो रहा है, जो पॉइंट मान लो चल रहा है, ये एक्चुअल में किस में चल रहा है, 2 डायमेंशनल में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। 2 डायमेंशनल में मतलब इधर को भी उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है, इधर को भी उसका डिस्टेंस चेंज कर रहा है। तो जब किसी बॉडी का डिस्टेंस 2 एक्सिस में चेंज करे उसे 2 डायमेंशनल क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो चलो यहां से सीखते हैं, इसको छोड़ दो इस एग्जांपल को, अब इधर आओ, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल मोशन, मान लो वो वाला मोशन जिसमें एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या करे, चेंज करे, मान लो 3 एक्सिस में से, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन। तो ज्यादातर बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं होती कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन क्या होता है। 1 डायमेंशन एक्चुअल में आने अभी आपको बताया कि जो ये व्हाइट बोर्ड है ये क्या है, 2 डायमेंशनल बॉडी है। तो अगर 2 डायमेंशनल है तो फिर सिंपल सी बात है, व्हाइट बोर्ड पर 2 ही डायमेंशंस बनाए जा सकते हैं या 2 ही डिस्टेंस क्या किए जा सकते हैं, रिप्रेजेंट, थर्ड डायमेंशन रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो सिंपल सी बात है सर, ये अगर आपने ग्राफ बनाया, आप तो 3 डिस्टेंस शो कर रहे हो, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस। एक्चुअल में जो जेड होता है, मतलब जनरली है ना, एक्स वाई जेड आप कहीं भी लिख सकते हो। तो जनरली एक्स और वाई हम किस पर बनाएंगे, फिजिक्स में जनरली एक्स और वाई हम किस पे बनाते हैं, मान लो व्हाइट बोर्ड पे बनाते हैं। जो जेड एक्सिस होता है वो जेड एक्सिस एक्चुअल में इधर नहीं होता, वो जेड एक्सिस यहाँ तो इधर होता है, मतलब इस डायरेक्शन में। जेड एक्सिस जो मैंने बनाया वो इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है या इसके अंदर वाले डिस्टेंस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस व्हाइट बोर्ड पे प्रेजेंट नहीं है। तो सर व्हाइट बोर्ड पे क्यों बनाया आपने, तो व्हाइट बोर्ड पे अगर मैंने आपको समझाना है तो समझाने के लिए तो मेरे को व्हाइट बोर्ड का सहारा ही लेना पड़ेगा, बट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जो थर्ड एक्सिस होता है, ठीक है, तो मान लो एक्स और वाई में मान लेता हूं इसके ऊपर होगा, ये जरूरी नहीं है कि भाई एक्स और वाई इसके ऊपर हो सकता है, एक्स वाई की मान लो वाई जेड भी इसके ऊपर हो सकता है, जेड एक्स भी इसके ऊपर हो सकता है। बट ये याद रखना है कि अगर 2 एक्सिस इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर है तो तीसरा एक्सिस जो होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, या तो इस डायरेक्शन में होगा या अंदर को क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो सर मेरे को अब बात क्लियर हुई कि जब भी आप 3 एक्सिस बनाओगे फिजिक्स में, 2 एक्सिस तो इसके ऊपर होंगे, वो डिपेंड करता है कौन से बना रहे हो, मान लो एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स बना रहे हो, उसके विद रिस्पेक्ट टू जो तीसरा एक्सिस होगा वो किधर होगा, या तो इधर को होगा या अंदर को क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो भी सिंपल सी बात है सर, ये बात तो क्लियर हो गई। अब मैं मान रहा हूं कि एक्स और वाई यहां पर है और जेड इधर को है, तो सिंपल सी बात है, अगर एक ही एक्सिस चेंज करे, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसका एक ही एक्सिस चेंज करे, या तो एक्स डायरेक्शन में उसका डिस्टेंस चेंज करे या वाई डायरेक्शन में उसका डिस्टेंस चेंज करे या जेड डायरेक्शन में उसका डिस्टेंस चेंज करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो सर कैसे, मान लो ऑब्जेक्ट जब भाग रहा है तो इसका मतलब अगर ये चेंज करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल कहेंगे। ऑब्जेक्ट अगर इधर को दौड़ रहा है उसे भी हम क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ऑब्जेक्ट अगर किधर को दौड़ रहा है, इधर को दौड़ रहा है, उसे भी हम क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। तो सर मेरे को बात क्लियर हुई कि जब भी ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन क्या करेगा, मूव करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो एग्जांपल लिख लो कि भाई स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ कार इज कॉल्ड एज 1 डायमेंशनल क्या होता है, मोशन होता है। तो सिंपल सी बात आपके दिमाग में क्लियर आ गया होगा। तो चैप्टर भी तो यही शुरू किया है, मोशन इन ए क्या है, स्ट्रेट क्या है आपका, लाइन है ना, मोशन इन ए क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये कौन सा मोशन है सर, 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल से पूछो कि मान लो आपका जो मोशन है ना, आप अर्थ पे घूम रहे हो, मान लो एक कार एक प्लेन सड़क पर है ना, एक जीटी रोड पर आप क्या कर रहे हो, कार चला रहे हो, आपका मोशन क्या होगा। तो ध्यान से देखो, आप एक ही डायरेक्शन में अपना मान लो
आप डिस्टेंस क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो ना, इधर ही चेंज कर रहे हो, ये वाला एक्सिस तो चेंज नहीं कर रहा। या आपने पढ़ा होगा कि जब भी मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, जब हम इस एक्सिस पर होते हैं ना, इस एक्सिस पर होते हैं, इस पर एक्स की वैल्यू चेंज करती है, एक्स की वैल्यू क्या करती है, चेंज करती है, और इस एक्सिस पर वाई और जेड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अगर नहीं पता तो याद रखना है, जब भी आप किसी एक्सिस पर मूव कर रहे हो उस पर बाकी दो एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर सड़क है, ये सिंपल प्लेन सड़क है, सड़क पर आप जा रहे हो तो आप एक ही तो डिस्टेंस चेंज कर रहे हो, तो इसका मतलब इधर ना तो मतलब इसको मैं मान लेता हूं अगर ये एक्स हो तो यार इस पर ना तो वाई चेंज कर रहा है ना जेड चेंज कर रहा है। तो जब एक ही एक्सिस चेंज करे कोऑर्डिनेट एक्सिस का, उसे हम क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई स्ट्रेट लाइन मोशन हमारे जो अर्थ पर जो मोशन हो रहा है, अर्थ पर मतलब अब अर्थ पर हम दौड़ते हैं, अर्थ पर हम कार चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो सर ये तो एक क्या होता है, सिंपल स्ट्रेट लाइन क्या होता है, मोशन होता है। तो इसका मतलब जो मोशन हम स्टडी करने जा रहे हैं वो मालूम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वो एक्चुअल क्या है, वन डायमेंशनल क्या है, मोशन है। तो इसका मतलब जो मैं पढ़ रहा हूं, मतलब जो मैं पहला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा वो वन डायमेंशनल मोशन के बारे में ही मैं आपको क्या करवाऊंगा, इस चैप्टर के बारे में स्टडी करवाऊंगा। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर होगी कि भाई वन डायमेंशनल मोशन क्या है। अब यहाँ पर यही क्लियर रखना है कि जरूरी नहीं है कि भाई सर अर्थ के ऊपर ही वन डायमेंशनल मोशन होता है। अगर ये पेन को मैं सीधा फेंकूं, मैं ना ऊपर को फेंकूं, अगर मैं ऊपर को फेंकूं तो इधर को कौन सा एक्सिस चेंज कर रहा है, इस व्हाइट बोर्ड पर देखो, अगर मैं इसको इधर को फेंका तो इसका मतलब ये वाला सर एक्सिस चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब फिर से वाई एक्सिस ही तो चेंज कर रहा है ना। तो जब आपने बताया कि अगर ए एक्सिस चेंज करेगा तो इस पे एक्स की और जेड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो भी सिंपल सी बात है कि सर ये भी एक वन डायमेंशनल क्या होगा, मोशन। जब आपको ऐसे थ्रो करोगे तो ये भी एक वन डायमेंशनल क्या है, मोशन है ना, कि मतलब सीधा, मतलब जब मैं इसको सीधा ऊपर को फेंकूं, सीधा ऊपर को फेंकूं और सीधा ये क्या आ जाए, नीचे आ जाए, ये भी एक वन डायमेंशनल क्या है, मोशन है। ठीक है, तो ये मोशन को भी हम वन डायमेंशनल मोशन के अंदर ही पढ़ते हैं, इसको मोशन ऑफ क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। तो इसे भी हम वन डायमेंशनल मोशन के अंदर ही क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सर मेरे को पता चल गया कि एक्सिस चाहे एक्स चेंज करे, चाहे वाई चेंज करे, चाहे जेड चेंज करे, अगर मैं आपको सीधा सीधा ऐसे ले जाऊं, ऐसे ऐसे पेन को ले जाऊं, तो ये वाला मोशन भी क्या है, वन डायमेंशनल है। ये पेन नीचे नहीं जा रहा, आपने ये नहीं सोचना कि ये नीचे भी जा रहा है, मैं सीधा कह रहा हूं कि ऐसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये वाला मोशन क्या होगा, वन डायमेंशनल क्या होगा, मोशन होगा। तो सिंपल सी बात है सर, अगर एक्स वाई जेड कोई भी एक चेंज करे उसे हम क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि भाई जब भी मान लो एक एक्सिस चेंज करता है तीनों में से, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो वाई हो, चाहे वो जेड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। तो सर मेरे को एक बात और क्लियर हुई कि जो हम मान लो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो वन डायमेंशनल मोशन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर ये क्लियर हो गया, अब आगे टू डायमेंशनल होगा। यहाँ पे बस चेंज करिए, चलो, इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस टू ऑफ, है ना, टू ऑफ coordinate axis from the three of coordinate axis to coordinate axis. If the object change two coordinate axis from the three coordinate axis is called as क्या होगा, two dimensional क्या होगा, motion होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो क्या है, कोई ऑब्जेक्ट दो एक्सिस चेंज करता है ना, उसमें एक्स और वाई दोनों चेंज करते हैं, मान लो एक्स भी चेंज करता है, वाई चेंज करता है, या वाई और जेड दो चेंज करते हैं, एक्स चेंज नहीं करता, या जेड और एक्स दो चेंज करते हैं, मान लो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, टू डिमेंशनल क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो सर मेरे को क्लियर हो गया। अभी आप बता रहे थे, मान लो इसको मिटा ही देते हैं, अगर ऑब्जेक्ट इधर को फेंका जाए, अगर ऑब्जेक्ट इधर को फेंका जाए तो सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअसली इधर को भी बढ़ रहा है ना, इधर को भी मोशन बढ़ रहा है, इधर को भी मोशन बढ़ रहा है। देखो अगर आप यहाँ पे वैल्यू लिखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मैं पूछूं कि भाई ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है वो उसका मान लो डिस्टेंस कितना है ना, मान लो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, सर 1 1 ऐसे लिखते थे आप, 1 1, तो 1 1 का मतलब क्या होता था, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस इधर को भी 1 है, इधर भी इसका डिस्टेंस 1 है, तो इसका मतलब इस पॉइंट ने इधर को भी एक्स एक्सिस में भी एक यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया, वाई एक्सिस में भी एक यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर मैं आपको पूछूं कि ये वाला पॉइंट जो मैंने ड्रॉ किया तो इसके क्या डायमेंशंस है, तो आपको पता था कि आप क्या लिखते थे, सर ये इधर से भी 2 है, ऊपर से भी 2 है, तो इसका मतलब इसके डायमेंशंस क्या हो गए, 2 2। तो इसका मतलब क्या कि इसने क्या किया, मान लो इस पॉइंट ने जो मैंने फेंका, इस पॉइंट ने इधर को भी 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया और इधर को भी 2 यूनिट डिस्टेंस क्या किया, ट्रेवल किया। तो जब ऑब्जेक्ट के 2 एक्सिस चेंज करें, तो ध्यान से देखो, इधर को मतलब जो ये वाला मोशन हो रहा है, इसमें ये वाला एक्सिस भी चेंज कर रहा है, ये वाला एक्सिस भी चेंज कर रहा है, इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, टू डिमेंशनल क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि टू डिमेंशनल मोशन का मतलब क्या है कि जिसमें 2 एक्सिस चेंज करने चाहिए, 2 एक्सिस चाहे क्या हो, एक्स वाई हो जाए,
है ना। दो एक्सिस चाहे एक्स वाई हो जाए, वाई जेड हो जाए या जेड एक्स हो जाए, बस दो एक्सिस चेंज करने चाहिए। इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो अगर ये दो चेंज करेंगे, यहाँ पे ये दो चेंज करेंगे, ये दो चेंज करेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, 2D क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। अगर अकेला एक्स, अकेला वाई, अकेला जेड चेंज करे तो मतलब यहाँ पे लिख लेना, अकेला ये चेंज करे या अकेला ये चेंज करे, अकेला ये चेंज करे, अकेला ये चेंज करे, इसे हम वन डायमेंशनल क्या कहते हैं, 1D मोशन कहते हैं। कि अगर एक्स वाई जेड में एक अकेला चेंज करे 1D मोशन, अगर एक्स वाई चेंज करे, वाई जेड चेंज करे या जेड एक्स चेंज करे, इसे हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल क्या कहते हैं, मोशन। अगर यहाँ से ध्यान से आपने समझा होगा, ये वाला पॉइंट का मतलब होता था एक यूनिट का इधर डिस्टेंस, एक यूनिट इधर, इसे मतलब इस पॉइंट ने एक यूनिट इधर को डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक यूनिट इधर को किया, तो इसका मतलब एक्स और वाई में दोनों में एक एक यूनिट किया। आगे जाएगा तो दो दो यूनिट, आगे जाएगा तो तीन तीन यूनिट, इसका मतलब दोनों डायरेक्शन में वो डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, मान लो टू डायमेंशनल क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि टू डायमेंशनल मोशन क्या होगा। तो सर टू डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल बताओ, तो ये एग्जांपल लिख लो। जैसे मान लो टू डायमेंशन होता है, मान लो बुलेट है ना, बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, फायर्ड फ्रॉम गन, ठीक है। मतलब गन से जब आप बुलेट फायर करते हो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं ऐसे पेन को सीधा सीधा लेके जाऊं, ये वन डायमेंशनल है। अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं, ऐसे छोड़ूं, तो अगर ऐसे छोड़ूंगा तो आपको पता है कि ऐसा मोशन होता है। तो भी सिंपल सी बात है कि ऐसा मोशन होगा, तो ऐसा मोशन क्या होगा, टू डायमेंशनल। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, जब ऑब्जेक्ट ऐसे गया, उसने इधर का भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने इधर का भी डिस्टेंस ट्रेवल किया ना। जब ऑब्जेक्ट ऐसे मैंने फेंका, मैंने मान लो इसे ऐसे थ्रो किया, तो ये कौन कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ऊपर को भी जा रहा है, इधर को भी जा रहा है। तो इसका मतलब इसके दो एक्सिस चेंज कर रहे हैं, ये क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है। तो जब आप बंदूक मान लो एक गन से गोली फायर करते हो, तो बंदूक की गोली ऐसे ही तो जाती है, वो भी ऐसे ही जाती है ना, कंटिन्यूअसली ऐसे मूव करती है। तो सिंपल सी बात है, उसने एक वाई डायरेक्शन में भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स डायरेक्शन में भी किया, ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। तो एक्स वाई चेंज करे, वाई जेड करे, जेड एक्स करे, उसे टू डायमेंशनल मोशन। जब एक्स वाई जेड में से एक करे, उसे वन डायमेंशनल क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो ये भी याद रखना, इसे प्लेन भी कहते हैं ना, इसे क्या कहते हैं, प्लेन भी कहते हैं, प्लेनर मोशन भी कहते हैं। तो मान लो एक्स वाई दो एक्सिस हो, उसे हम प्लेन कहते हैं। एक्स वाई हो या वाई जेड हो या जेड एक्स हो, उसे प्लेन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, इसे हम प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लेन कहा जाता है, उसको स्ट्रेट लाइन मोशन कहा जाता है। तो सर तीसरी डेफिनेशन लिखनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल, इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस थ्री, है ना, थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस, इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस फ्रॉम द क्या होगा, थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड एज क्या होगा, थ्री डायमेंशनल क्या होगा, मोशन होगा। ठीक है, तो इसे हम थ्री डायमेंशनल मोशन क्या कहते हैं। तो सर ये कैसा मोशन होता है, एयर मॉलिक्यूल, है ना, मोशन ऑफ क्या होगा, एयर मॉलिक्यूल हो गया, मोशन ऑफ क्या हो गया, एयर मॉलिक्यूल, और मोशन ऑफ है क्या हो गया, बर्ड्स इन द स्काई। मान लो स्पेस में जो भी मोशन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं ना, स्पेस में, मतलब जैसे मान लो कि भाई मॉलिक्यूल, तो सर मॉलिक्यूल जो होता है, अगर ये है तो ये कई बार ऐसे चला जाता है, कई बार ऐसे, कई बार ऐसे। आपने देखा होगा कि हवा में मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जब ऐसे ऐसे मूव करते हैं, तो कभी इधर चला जाता है, कभी इधर आ जाता है, कभी उधर चला जाता है, कभी इधर। एक्चुअल में इसकी पोजीशन को ऑब्जर्व करने के लिए तीन एक्सिस की जरूरत पड़ती है। अगर तीन एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, थ्री डायमेंशनल क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर थ्री डायमेंशनल मोशन हो रहा हो, मैं यहाँ से आपको ऑब्जर्व नहीं करवा पाऊंगा, है ना। मतलब ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पर तो आपको पता है कि भाई मान लो दो ही एक्सिस ड्रॉ किए जा सकते हैं, तीसरा तो शो ही नहीं किया जा सकता। इसीलिए आपको ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपने सोचना है कि अगर ऑब्जेक्ट हवा में हो, हवा में ऐसे ऐसे मूव कर रहा हो, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इसको मान लो मेजर करने के लिए, इसकी पोजीशन को मेजर करने के लिए तीन एक्सिस की क्या होती है, जरूरत होती है। जैसे मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, आप अपने दिमाग में लाओ, आप अपने दिमाग मान लो कमरे की नुक्कड़ देखो, एक नुक्कड़ देखो, नुक्कड़ से ऑब्जेक्ट को मेजर करना हो, तो देखना कि भाई वो नुक्कड़ से इधर को भी एक डिस्टेंस है, तो इसका मतलब इसकी दूरी इस डिस्टेंस एक्स से मान लो कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी है, ये ऊपर को भी कुछ ना कुछ है, देखो ऊपर को भी कुछ ना कुछ है, ऊपर से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तीसरा एक्सिस इधर को बन रहा है, इधर से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो इसका मतलब इस पॉइंट को ऑब्जर्व करने के लिए एक्चुअल में कितने मान लो क्या है एक्सिस की जरूरत पड़ी, तीन एक्सिस की जरूरत। तो इस टाइप के क्या कि भाई आपका मोशन जो होता है, मान लो टाइप का मोशन जो होगा उसे थ्री डायमेंशनल क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है, तो सर ये बात क्लियर हो गई कि थ्री डायमेंशनल मोशन क्या
क्या होता है, वन डायमेंशनल क्या होता है, टू डायमेंशनल क्या होता है, तो थ्री डायमेंशनल की एग्जांपल भी आपको पता चल गई। याद रखना है, मान लो वन डायमेंशनल मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं, तो फिर यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो मोशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब वन डायमेंशनल मोशन ही पढ़ेंगे। दूसरा, मान लो अर्थ के ऊपर जो मोशन हो रहा है जैसे कार वगैरह चल रही हैं, ये सभी क्या है, वन डायमेंशनल मोशन ही है हमारा। दूसरा, टू डायमेंशनल मोशन होता है, तो टू डायमेंशनल मोशन लो एक्स वाई चेंज करे, वाई जेड चेंज करे, जेड एक्स चेंज करे, उसे टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। इसे प्लेन भी कहते हैं। तो जब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उसके तीनों एक्सिस चेंज करे, एक्स वाई जेड, मान लो वो स्पेस में मोशन होता है, जैसे ऐसे ऐसा कोई मोशन होता है उसे हम थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं। उसमें तीनों एक्सिस क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उसे हम मान लो स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, तो स्पेस मोशन भी कहते हैं। अगर एक्स वाई जेड तीनों इकट्ठे क्या करें, चेंज करें, इसको हम स्पेस भी कहते हैं, स्पेस मोशन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एयर में स्पेस में आपका मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसे मान लो क्या थ्री डायमेंशनल क्या कहा जाता है, मोशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ जनरल डेफिनेशन थी। अगर ये आपको क्लियर है तो आपको क्या होगा, फिजिक्स आसान लगेगी। ये याद रखना है कि जो इसका सेंटर है, मान लो इसका सेंटर है, इसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हमेशा ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर सर ये मान लो थ्री डायमेंशनल, ये पॉइंट थ्री डायमेंशनल हो तो इसके कितने एक्सिस लिखने पड़ेंगे, एक्स वाई जेड। अगर दो डायमेंशनल होता तो इसके कितने एक्सिस लिखने पड़ते, एक्स वाई, मतलब दो एक्सिस लिखने पड़ते, एक्स और वाई, या वाई और जेड, या जेड और एक्स। अगर एक अकेला ही होता तो फिर आपको क्या लिखना पड़ता, एक ही इसका डायमेंशन लिखना पड़ता, या एक्स या वाई, यहाँ क्या होता, जेड होता। ठीक है, तो ये आपकी तीन डेफिनेशन थी, ये आपका मोशन था। इसी के साथ इस वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। धन्यवाद।